ये जमीन मेरी है, ये खेत मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये गांव मेरा है। ये दावा है तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का। 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा ठोकने वाले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने संविधान को ही ताक पर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेबीटी न्यूज। तमिलनाडु की जनता गुहार लगा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि अगर इस गांव में जमीन बेचनी है तो एनओसी हमसे लेनी ही होगी, क्योंकि ये पूरा गांव हमारी जमीन पर बसा है। मामला तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचेंथुरई गांव का है, जहां एक किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन उस किसान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। ऐसे में उसने अपनी जमीन बेचने की सोची और वो जमीन बेचने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा, लेकिन रजिस्ट्रार द्वारा बताया गया कि पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ। तब वह किसान खोजबीन करता करता वक्फ बोर्ड ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां पर जाकर पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड खुलकर सामने आ गया और वक्फ बोर्ड कहने लगा कि इस गांव में जमीन बेचनी है तो एनओसी हमसे लेनी होगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा गांव हमारी जमीन पर बसा है। बस क्या था, इतनी बात सुनकर ही पूरे गांव में खलबली मच गई। अब गांव के लोग बोल रहे हैं कि जहां हमारी 4-5 पीढ़ियां रह चुकी हैं, उस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड कैसे बन सकता है। इस गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन ये सच है कि साल 1985 में 22 मुस्लिम परिवार यहाँ जरूर आकर बसे थे, जो यहीं के होकर रह गए, लेकिन पूरा गांव हिंदू बहुल है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव के आसपास 369 एकड़ जमीन है, जिस पर वक्फ बोर्ड अपना हक जता रहा है। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि अकेले तिरुचि जिले के कम से कम 6 गांव ऐसे हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर चुका है। जिस जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है, दरअसल वो एक हिंदू बहुल इलाका है। वहाँ 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है। मतलब जब दुनिया में इस्लाम का वजूद ही नहीं था, तब वहाँ पर हिंदू मंदिर बन चुका था। तो ऐसे में मंदिर समेत पूरे गाँव की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या होता है वक्फ बोर्ड। वक्फ में मिली संपत्तियों और पैसों के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, जिन्हें आप धरती पर अल्लाह का खजांची यानी अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। दरअसल जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। भारत में वक्फ संस्थाओं का वजूद 800 साल से है, जिसकी शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल करने से हुई थी। इस समय भारत में एक केंद्रीय और 32 राज्य में वक्फ बोर्ड है, जिन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है। अब इसी कानून के आईने में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की कार्यस्तानी पर भी नजर डालते हैं। वक्फ एक्ट 1995 के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा ठोक सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। तो फिर सवाल उठता है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड पूरे गांव को अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर दिया। जब वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास गैर मुस्लिम की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार ही नहीं, तो फिर एक हिंदू बहुल्य गाँव पर वक्फ बोर्ड दावा कैसे कर सकता है। बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट कर आ गए, उनकी संपत्तियों पर पाकिस्तान में मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार का कब्जा हो गया। लेकिन जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान जा चुके थे, भारत सरकार ने उनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना, लेकिन वर्ष 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर वक्फ बोर्ड को जमीनों के अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ने लगी। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि देश में रेलवे की चल अचल संपत्तियां 12 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन में फैली थी, जो अब बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि देश में जमीन उतनी है जितनी पहले थी, फिर वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वक्फ बोर्ड देश में जिस भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति मान लेता है। इसी तरह अवैध मज़ारों और मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आसान भाषा में लोग इसे अतिक्रमण कहते हैं, और इस बोर्ड को अतिक्रमण करने का अधिकार 1995 का वक्फ बोर्ड कानून देता है। ये कितना खतरनाक कानून है, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का सेक्शन 3 कहता है कि अगर वक्फ किसी संपत्ति पर अपनी नजर डाल लेता है और वो ये सोचता है कि ये मुस्लिम की संपत्ति है, तो ये वक्फ की संपत्ति है। ध्यान दीजिएगा, उसका सोचना ही बेहद काफी है। उसके बाद उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। सबूत देना है तो आपको देना होगा, और इसके लिए आपको किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना होगा। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85 ये बताता है, अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट को ये संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि वो जमीन आपकी है, तो वक्फ बोर्ड किसी भी समय आपको जमीन खाली कराने का आदेश दे सकता है।
और ये आदेश उसका अंतिम आदेश होगा। इसके बाद आप देश की किसी भी अदालत में अपनी गुहार नहीं लगा पाएंगे। वक्फ बोर्ड एक्ट का सेक्शन 40 ये कहता है, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपनी नजर डालता है और वो ये कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसको ये दावा सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस जमीन के असली मालिक को उस जमीन पर अपना असली मालिकाना हक साबित करना पड़ता है। कितनी हैरानी की बात है। इस देश में एक संविधान है और वो सबको बराबर जीने का अधिकार देता है, लेकिन इस देश में एक जमात ऐसी है जो संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है जो कहता है कि आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में हैं वो उसी स्वरूप में रहेंगे, लेकिन इस देश में 1995 में एक एक्ट ऐसा भी आता है जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी जमीन पर अपना हक जता सके। और तारीफ की बात देखिए कि उसके बाद वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड हक जता रहा है वो देश की किसी अदालत में अपनी गुहार भी नहीं लगा सकता। सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए जेवीटी न्यूज।